सीनियर सिटीजन के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को लेकर नई अपडेट जारी करी गई है। 2026 में अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो आपका असेसमेंट ईयर है 2026-27 जिसमें आपकी आईटीआर फाइलिंग को लेकर हम नई अपडेट लेकर आए हैं आज के वीडियो में। जो भी सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, उन लोगों के लिए ध्यान में रखना है आईटीआर फाइल करने से पहले ये नई अपडेट्स के बारे में जरूर जान लें, जिसके अंदर सारे टॉपिक हमने कवर किए। 6 से 7 टॉपिक है जिसको आप कवर करें। अच्छे से आपको समझना है कि कब आपको आईटीआर फाइल करनी होगी, कौन सा आईटीआर फॉर्म है, क्या क्या इनकम है, सारी डिटेल जानकारी आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आपकी टैक्स स्लैब को लेकर, रिबेट को लेकर सारी जानकारी आपको देंगे। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। हालांकि अभी तक सरकार ने आईटीआर फॉर्म जो है वो जारी नहीं किए हैं। अब लगता है कि 1 अप्रैल के बाद शायद जो फॉर्म है वो आपको आने वाले हैं, जिसमें आपको देरी नहीं करनी है। इस बार जो ड्यू डेट है सरकार नहीं बढ़ाने वाली है पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि इस बार 2 ड्यू डेट आपकी होने वाली है। तो ड्यू डेट भी क्या होगी उसकी भी बारे में जानकारी देंगे कि कौन सी ड्यू डेट आपको कब एप्लीकेबल होगी। तो वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही जरूरी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग इससे जुड़े और लोगों को जो है वो नॉलेज मिलती रहे। ध्यान रखिएगा इस वीडियो के अंदर लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें। बिना लाइक कमेंट के हमें लगता है कि ज्यादातर जो व्यूअर है उन्हें शायद हमारा वीडियो पसंद नहीं आ रहा है, तो प्लीज लाइक जरूर करें। लाइक करेंगे तो हमें यहाँ पर जो है वो उत्साह रहता है, हम नए नए वीडियो नए नए टॉपिक के साथ लेकर आते रहते हैं। तो प्लीज लाइक करना जरूर रखें, लाइक रखें और कमेंट करना चाहते हैं तो भर भर के कमेंट करें, फ्री में है, कोई भी आपसे इसमें चार्ज नहीं लिया जाता। तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीनियर सिटीजन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग न्यू अपडेट के बारे में बात करेंगे। 2026 में आपको कैसे आईटीआर फाइल करनी है, किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है, सारी जानकारी एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगी। सबसे पहले टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कौन है सीनियर सिटीजन और कौन है सुपर सीनियर सिटीजन, इसके बारे में जानेंगे। क्या क्या टाइप्स की इनकम जो है वो आपकी हो सकती है जो भी सीनियर सिटीजन है, कौन सा आईटीआर फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल होता है, टैक्स स्लैब क्या होती है, 87A रिबेट कब आप पे एप्लीकेबल होगा, ड्यू डेट क्या होगी और क्या क्या एग्जम्पशन डिडक्शन आपको मिलते हैं। ज्यादातर आपको ओल्ड रिजिम में जो डिडक्शन एग्जम्पशन है वही यहां पर दिए जाते हैं, न्यू रिजिम में कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलता, ये ध्यान रखिएगा। आइए एक एक करके देखते हैं, सारे टॉपिक आते हैं। कौन है सीनियर सिटीजन, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से किन्हें सीनियर सिटीजन कहा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है, 60 साल या उससे ज्यादा अगर आपकी एज है लेकिन 80 साल से कम होनी चाहिए। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, अगर आप एनआरआई है, सीनियर सिटीजन है यानी 60 से प्लस है, 60 क्रॉस कर चुके हैं, तो यहां पर आप सीनियर सिटीजन नहीं माने जाएंगे। आप यहां पर नॉर्मल इंडिविजुअल माने जाएंगे, यानी कि नॉन सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आपको रखा जाएगा। भले आप सीनियर सिटीजन है, इनकम टैक्स एक्ट की नजर में आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो कई लोग यहां पर एनआरआई गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि वो यहां पर सीनियर सिटीजन में आते हैं, उन्हें फायदा मिलता है, ऐसा नहीं है। तो एनआरआई है जिन्होंने 182 डेज या उससे कम जो है वो यहां पर इंडिया में रहे हैं, तो उन लोगों को एनआरआई कहा जाता है। अच्छा, जो रेसिडेंट है, जो इंडिविजुअल है जिनकी एज 60 और 80 के बीच में, ध्यान रखिएगा 60 साल प्लस होनी चाहिए, 60 होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 80 से कम यानी 79 के बीच में अगर आप हैं तो उस केस में आप सीनियर सिटीजन माने जाएंगे ड्यूरिंग द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया आपका, अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक। अच्छा, इस पीरियड के अंदर अगर कभी भी आपकी बर्थ डेट अगर आ जाती है, बर्थ डेट आ जाती है, तो उस केस में अगर आप 60 साल के हो जाते हैं तो उस केस में आपको यहां पर बेनिफिट सीनियर सिटीजन का दिया जाएगा। तो 60 साल या उससे ज्यादा होने चाहिए लेकिन 80 साल क्रॉस नहीं होने चाहिए, 80 साल या उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 15 जुलाई 1965 को आ रही है, तो 31 मार्च को आपकी क्या एज हो जाएगी, 60 साल 8 महीने। तो यहां पर आप सीनियर सिटीजन है तो 25-26 फाइनेंशियल ईयर में आपको सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में रखा जाएगा। जो फायदा बेनिफिट सीनियर सिटीजन को दिया जाता है वो सारा आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के ऊपर भी एक होते हैं जो है आपके सुपर सीनियर सिटीजन, जिनकी एज 80 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। यहां पर भी रेसिडेंट होने चाहिए, 80 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए फाइनेंशियल ईयर में, यानी अप्रैल से लेकर मार्च के बीच में देखना है। अगर आप 79 के थे लेकिन इस
साल के दौरान अगर आपकी जो बर्थ डेट आ जाती है और 80 के आप हो जाते हैं कभी भी, तो आपको यहां पर सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाएगा। फिर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में नहीं रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। फिर आप सुपर सीनियर सिटीजन रहेंगे, यानी 80 साल या उससे ज्यादा। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 10 अप्रैल 1945 के अंदर आती है, तो उस केस में 31 मार्च 2026 को आपकी एज 80 साल और 11 महीने हो जाती है, आप सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्या क्या टाइप ऑफ इनकम सीनियर सिटीजन की हो सकती है, आइए समझते हैं। एक तो आपको पेंशन मिल सकती है, अगर आप रिटायर्ड एम्प्लॉय गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर से है, तो एक तो आपको पेंशन मिल सकती है। फैमिली पेंशन जो वो मिल सकती है, या अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो वहां से ब्याज मिल रहा है। एफडी करवाई है तो एफडी का ब्याज, आरडी करवाई है तो हो सकता है आरडी का ब्याज। अगर आपने पोस्ट ऑफिस में निवेश किया, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, एमआईएस, एनएससी, केवीपी, पीपीएफ के अंदर, तो उसके अंदर आपको ब्याज मिल सकता है। अपने कोई अपना घर, शॉप या लैंड जो है वो यहाँ पर भाड़े पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम हो गई। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, घर बेचा है, मकान बेचा है, शेयर्स बेचे, म्यूचुअल फंड बेचा है, तो आपको कैपिटल गेन की इनकम हो जाती है। डिविडेंड आपको मिलता है अगर आपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड बेचे हैं। बिजनेस हो सकता है, प्रोफेशन में अगर आप कंसल्टेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। एग्रीकल्चर इनकम, अगर आप किसान है तो एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है। गिफ्ट इनकम हो सकती है, नॉन रिलेटिव से 50,000 से ज्यादा रुपया आपने रिसीव किया है कैश में या फिर बैंक से रिसीव किया है तो 50,000 से ज्यादा हुआ, वो आपके लिए टैक्सेबल है। तो ये सारी इनकम जो है वो आपको हो सकती है। इसके अलावा भी हो सकता है आपकी कोई इनकम हो, पर जो बेसिक इनकम जो है सारी की सारी वो हमने यहाँ पर लिख दी है। तो इनमें से कोई भी इनकम आपकी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इनकम टैक्स के अंदर 5 हेड होते हैं। ये 5 हेड आपको समझना बहुत ही जरूरी है। एक है आपका सैलरी पेंशन, यहां पर आपकी सिर्फ पेंशन इनकम आती है और कोई इनकम नहीं आती है। ये आपके हाउस प्रॉपर्टी हेड, जिसमें आपकी रेंट इनकम जो है वो आती है। कैपिटल गेन, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, शेयर्स बेचे, म्यूचुअल फंड बेचा है, तो यहां पर कैपिटल गेन की इनकम आएगी। बिजनेस प्रोफेशन अगर आपको हुआ है, सेल किया है आपने, ग्रॉस रिसिप्ट है, तो वो यहां पर आपकी आ जाती है। और जो भी ब्याज की इनकम है, डिविडेंड इनकम हो गई, ब्याज की इनकम हो गई, बैंक से है, एफडी से है, पोस्ट ऑफिस से है, या कोई अन्य इनकम है, वो आपकी अदर सोर्स में इनकम आती है। ये 5 हेड आपको पता होने चाहिए। आपकी इनकम को इसके अंदर आपको एलोकेट करना होता है, क्योंकि आईटीआर जो फॉर्म है वो ये 5 हेड के बेसिस पर रखे गए हैं। तो आपको सबसे पहले तो आपकी इनकम पता होनी चाहिए, इसके बाद आपको हेड पता होना चाहिए। इसके बाद अब बात करेंगे हमारा कौन सा आईटीआर फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल होता है, ये अब आपको जानना है। तो इनकम समझ गए, हेड समझ गए, तो 4 आईटीआर फॉर्म दिए गए, आईटीआर 1, 2, 3, 4, वैसे 7 तक है। 5, 6, 7 ये आपके लिए नहीं है। अगर आप कंपनी है, ट्रस्ट है, एओपी है, बीओआई है, उन लोगों के लिए आईटीआर 5, 6, 7 होते हैं। आपके लिए आईटीआर 1, 2, 3, 4 होते हैं। तो जो भी आपकी इनकम होगी इन आईटीआर फॉर्म के बेसिस पर, यानी आपकी इनकम के बेसिस पर आईटीआर जो फॉर्म है वो आपको सिलेक्ट करने हैं। आइए एक एक करके देखते हैं क्या क्या आईटीआर फॉर्म यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहला है आईटीआर 1। आईटीआर 1 किसके लिए? अगर आप रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, ध्यान रखिएगा यहां पर अगर आप एनआरआई सीनियर सिटीजन है तो ये फॉर्म आईटीआर 1 आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। आपकी टोटल इनकम जो है 50 लाख है उससे ज्यादा होनी चाहिए। आपकी पेंशन, सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है, ब्याज की इनकम हो गई, बैंक से, एफडी से, पोस्ट ऑफिस से, या फिर अदर सोर्स से, एक्सक्लूडिंग लॉटरी की इनकम नहीं होनी चाहिए, रे सोर्स की इनकम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहां पर कोई भी कैपिटल गेन या बिजनेस इनकम, प्रोफेशन इनकम नहीं आएगी। तो ज्यादातर जो रिटायर्ड सीनियर सिटीजन है, कॉमन मैन है, यानी कॉमन सीनियर सिटीजन जो है वो ज्यादातर ये फॉर्म यूज करते हैं। अगर आप कोई भी निवेश नहीं कर रहे, कोई प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे, बिजनेस नहीं कर रहे, तो आईटीआर 1 फॉर्म जो है वो आपके लिए सुटेबल है। 50 लाख से अंदर की इनकम है तो ये फॉर्म आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आईटीआर 2 फॉर्म किन के लिए होगा? अगर आपकी कोई भी बिजनेस प्रोफेशन इनकम नहीं है, यहां पर भी ध्यान रखिएगा, आपकी सिर्फ कैपिटल गेन की इनकम है, यानी प्रॉपर्टी बेची है, शेयर्स बेचा है, म्यूचुअल फंड बेचा है, या फिर आपकी एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, फॉरेन इनकम हो सकती है, फॉरेन एसेट्स हो सकता है, पेंशन हो गई, सैलरी हो गई, ब्याज की इनकम हो गई, बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, और यहाँ पर टोटल इनकम ध्यान रखिएगा 50 लाख से अगर आपकी ज्यादा हुई, पेंशन है, इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो उस केस में ये फॉर्म आप चुन सकते हैं। आईटीआर 2 सीनियर सिटीजन ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, या प्रॉपर्टी अगर आपने बेची है तो आईटीआर 2 आपके लिए है। आपका कोई बिजनेस इनकम नहीं है, आपने सिर्फ प्रॉपर्टी बेची है तो आईटीआर 2, अगर प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे हैं, बिजनेस नहीं है, तो आईटीआर 1 आपको सिलेक्ट करना है। आईटीआर 3 उन लोगों के लिए जो बिजनेस करते हैं, ज्यादातर जो प्रोफेशन में है, जैसे बिजनेस है, कंसल्टेंसी दे रहे हैं, कमीशन इनकम आ गई, फ्रीलांसिंग की इनकम आ गई, इसके साथ आपकी पेंशन इनकम हो गई, कैपिटल गेन हो गई, रेंट इनकम हो गई, इंटरेस्ट इनकम भी आ जाती है। इंटरेस्ट इनकम, पेंशन इनकम, ये कॉमन इनकम है। ये चारों आईटीआर के अंदर आप डाल सकते हैं। अगर आपकी स्पेसिफिक कोई इनकम है, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन, ये स्पेसिफिक इनकम है, अगर ये इनकम है तो उस केस में आपका आईटीआर फॉर्म जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहां पर ज्यादातर जो एक्टिव सीनियर सिटीजन है, जो अभी भी काम कर रहे हैं,
यानी 60 साल के बाद भी अगर आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, तो फिर आपके लिए ITR 3 है। ध्यान रखिएगा, यहां पर हम बात करेंगे बुक्स ऑडिट अगर आप नहीं करवा रहे, ज्यादातर वही सीनियर सिटीजन जो है वो माने जाएंगे। यहां पर अगर आप ऑडिटेड करवाते हैं, उन लोगों के लिए अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, तो वो अपना अच्छे से ITR फॉर्म जो है वो सिलेक्ट करें, उनके लिए भी ज्यादातर ITR 3 ही होता है, वो लेंथी फॉर्म होता है। पर ऑडिट वालों के लिए अभी बात नहीं कर रहे, नॉन ऑडिट वालों के लिए बात करें कि बिजनेस प्रोफेशन अगर आप नॉन ऑडिट में हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर ITR 4 की बात करें तो आप रेसिडेंट सीनियर सिटीजन होनी चाहिए। यहां पर भी आप NRI जो है वो अलाउ नहीं है। अच्छा, प्रिजम्पटिव बेसिस पर अगर आप छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेस है, छोटा प्रोफेशन अगर आपका है, बड़ा बिजनेस है, बड़ा प्रोफेशन है, तो ITR 3 जाना है नॉन ऑडिट वाले। और अगर आपका छोटा प्रोफेशन है तो उस केस में ITR 4 आ गया। तो यहां पर आपको लिमिट मिल जाती है, 2 करोड़ की लिमिट मिलती है टर्नओवर की, जहां तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। प्रोफेशन की बात करें तो यहां पर 50 लाख की लिमिट मिल जाती है, जिसमें आपकी ग्रॉस रिसिप्ट अगर है तो उस केस में ये फॉर्म आप ITR 4 भर सकते हैं। टोटल इनकम आपके 50 लाख से अंदर होनी चाहिए, बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम होनी चाहिए। यहां पर कोई भी कैपिटल गेन की इनकम नहीं चलेगी। अगर आपने प्रॉपर्टी बेची, ITR 4 फिर आपके लिए नहीं है, फिर ITR 2 आपके लिए रहेगा, ITR 2 या ITR 3। आपकी कोई भी फॉरेन इनकम या एसेट नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो ये स्मॉल बिजनेस और या कंसल्टेंट अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उन लोगों के लिए ज्यादातर ये फॉर्म रखा गया है। तो हमने चारों फॉर्म देख लिए किन किन के लिए एप्लीकेबल है। अब आ जाते हैं क्या टैक्स स्लैब आपके लिए रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड रिजिम के बारे में। सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख की आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रखी गई है। अच्छा, NRI सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए 2.5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होगी, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, 3 लाख तक आपका टैक्स जीरो। 3 लाख से 5 लाख यानी 2 लाख पर आपको 5% का टैक्स लगेगा, यानी कि 10,000 रुपए का टैक्स यहां पर आपका मैक्सिमम आ जाता है। अच्छा, 5 लाख से 10 लाख की बात करें, यानी 5 लाख पे आपको यहां पर 20% टैक्स रेट लगेगा, यानी कि ये हो जाता है आपका 1 लाख रुपया। अच्छा, अगर 10 लाख से ज्यादा है, मान लीजिए किसी की 20 लाख की है, तो 10 लाख पे फिर आपको 30% लगेगा, यानी कि यहां पर 3 लाख का। तो टोटल आपका जो हो गया 4,10,000 रुपए का टैक्स यहां पर आपको देना पड़ेगा। 20 लाख तक की इनकम पे 4,10,000 प्लस 4% सेस यहां पर आपका लग जाता है। अच्छा, इसमें रिबेट भी आपको मिलता है, तो वो भी मैं आपको बता दूं, 5 लाख तक की इनकम पर आपको रिबेट दिया जाएगा, आगे वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अच्छा, सुपर सीनियर सिटीजन है तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपके लिए 5 लाख है। 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, फिर 5 लाख से 10 लाख है, यानी डिफरेंस देखना है आपको। 5 लाख पे पहले 5 लाख पे जीरो, फिर 5 लाख पे, यानी किसी की 10 लाख की इनकम है, फिर 5 लाख पे आपको 20% लगेगा, यानी कि 1 लाख का टैक्स लगेगा। फिर 10 लाख से ऊपर है तो आपको 30%, यानी किसी की 20 लाख है तो 3 लाख हो गए, टोटल यहां पर 4 लाख, तो 10,000 रुपए यहां पर आपको बेनिफिट मिल जाता है। अब आ जाते हैं रिबेट। ओल्ड रिजिम के लिए ध्यान रखिएगा, सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा, यहां पर NRI को नहीं मिलेगा, HUF को नहीं मिलेगा, कंपनी को नहीं मिलेगा, फर्म और LLP को भी नहीं मिलेगा। अच्छा, सुपर सीनियर सिटीजन को भी नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उनकी 5 लाख की इनकम है, जबकि यहां पर मैक्सिमम टोटल इनकम आपसे 5 लाख मांगी जा रही है, और रिबेट कितना मिलेगा? 12,500 अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 10,000 रुपए, क्योंकि उतना ही मैक्सिमम टैक्स आपका आता है। अच्छा, यहां पर ध्यान रखिएगा, नॉर्मल इंडिविजुअल और सीनियर सिटीजन को ही यहां पर रिबेट 87A का फायदा मिलता है। अच्छा, रिबेट 87 लोअर देखा जाएगा, जो भी आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी है, और 12,500 या फिर 10,000 रुपए। मान लीजिए किसी की 5,000 की टैक्स लायबिलिटी है तो 10,000 5,000 नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 5,000 का टैक्स यहां पर रिबेट मिल जाएगा। तो 10,000 12,500 का रिबेट आपको नहीं मिलेगा। अगर किसी का 15,000 है तो फिर 10,000 या 12,500 रिबेट दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं न्यू टैक्स रिजिम के बारे में बात करते हैं। न्यू टैक्स स्लैब क्या है? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपकी 4 लाख रहेगी, यानी 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर 4 लाख से 8 लाख, यानी डिफरेंस कितना हुआ? 4 लाख पे आपको 5%, तो यहां पर आपका आ जाता है 20,000 रुपए का टैक्स। फिर 8 लाख से 12 लाख, यहां पर भी 4 लाख पे आपको 10%, ये हो गया आपका 40,000 का टैक्स। फिर आपका 12 लाख से 16 लाख, यहां पर भी 4 लाख का डिफरेंस है, इस पे मल्टीप्लाई करेंगे 15%, तो ये 60,000 का टैक्स आ गया। फिर यहां पर 16 लाख से 20 लाख का, यहां पर भी 4 लाख का गैप है, तो यहां पर आपको 20% देखना है, यानी 80,000 रुपया यहां पर आपका आ गया। फिर 20 लाख से 24 लाख की इनकम में, यानी 4 लाख पे आपको 25%, तो ये हो गया आपका 1 लाख रुपया। तो ये कुल अगर मिलाकर देखें तो ये आपके 3 लाख रुपए निकल कर आ गए टैक्स। अगर आपकी 24 लाख तक की इनकम है और 24 लाख से ज्यादा हुई तो 30% टैक्स रेट लगेगा। तो 24 लाख तक तो आपको 3 लाख रुपए तक का टैक्स देना है,
और 24 लाख से ऊपर फिर 30% जितनी भी आपकी इनकम होगी टोटल उस पे टैक्स आपको देना प्लस 4% सेस लगेगा। अच्छा, इसमें भी रिबेट आपको मिलता है लेकिन लिमिट अलग है। यहां पर भी रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा, एनआरआई, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एलएलपी को नहीं दिया जाएगा। जो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन, यहां पे फायदा सुपर सीनियर सिटीजन को हो जाता है क्योंकि रिबेट आपको यहां पर मिलता है। ओल्ड रिजिम में आपको रिबेट नहीं मिलता क्योंकि आपकी टैक्स स्लैब और रिबेट की लिमिट जो है वो सेम रहती है। यहां पर क्यों मिल जाता है? क्योंकि आपको मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट 12 लाख की मिल जाती है। तो आपका यहां पर मैक्सिमम जो टोटल इनकम है 12 लाख तक आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो पहले 4 लाख तक, तो ध्यान रखिएगा, पहले 4 लाख तक आपका जीरो था, फिर 4 से 8 आपको 20,000 का टैक्स था और फिर 8 से 12 आपको 60,000 का टैक्स। तो 12 लाख तक की इनकम पर ये 40,000 का यहां पर टैक्स आ गया। तो ये पूरा टोटल 60,000 का जो टैक्स है वो आपका माफ हो जाता है। तो अगर आपकी 12 लाख तक की इनकम है तो मैक्सिमम रिबेट आपको 60,000 का मिलेगा, टैक्स के यानी आपका निल हो जाएगा। तो रिबेट लोअर देखा जाएगा, एक्चुअल टैक्स या 60,000। अगर मान लीजिए किसी का 50,000 का टैक्स आ रहा है तो 60,000 नहीं मिलेगा, इस केस में 50,000 मिलेगा। अगर किसी का 90,000 रुपया आ रहा है तो 90,000 नहीं मिलेगा, मैक्सिमम आपको 60,000 रुपया दिया जाएगा। तो 12 लाख तक के इनकम पे रिबेट आपको 60,000 का दिया जाता है। अगला आ जाता है आईटीआर की ड्यू डेट। बदलाव किया गया इस बार बजट 2026 के अंदर। फाइनेंशियल ईयर 25-26 के आईटीआर में भी आपकी ड्यू डेट जो है वो इस तरह रहेगी। अगर आपका कोई भी बिजनेस प्रोफेशन नहीं है, यानी कि आईटीआर 1, आईटीआर 2 आप भर रहे हैं, आपकी पेंशन नॉर्मल इनकम है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेच दी है तो आईटीआर 2 आ गया, अदरवाइज आईटीआर 1 है, इसके लिए आपकी ड्यू डेट रहेगी 31 जुलाई 2026। नेक्स्ट, अगर आपका बिजनेस प्रोफेशन है, ऑडिट नहीं है, हमने ऑलरेडी बताया था ऑडिट की बात नहीं हो रही है, नॉन ऑडिट की बात हो रही है, जिसमें आईटीआर 3 या स्मॉल बिजनेस वाले हैं आईटीआर 4, तो उन लोगों के लिए 31 अगस्त है, 1 महीने का और टाइम पीरियड आप पर आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर सरकार आपकी ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं करेगी। अच्छा, एक्सटेंड नहीं करेगी, इससे क्या फर्क पड़ेगा? पहले सरकार एक्सटेंड कर देती थी तो आपकी लेट फीस बच जाती थी, लेकिन अब अगर आप यानी 31 जुलाई को आईटीआर फाइल नहीं करी तो 31 अगस्त तक अगर आप फाइल करते हैं तो आपको लेट फीस लगेगी इन केस आईटीआर 1, आईटीआर 2 में। पहले क्या होता था, डेट एक्सटेंड किया जाता था, लेकिन अब ड्यू डेट ही अलग अलग कर दी है। अच्छा, बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न के लिए क्या ड्यू डेट है? 31 दिसंबर 2026। बिलेटेड केस में आपको 1,000 या 5,000 की लेट फीस लगती है। अच्छा, रिवाइज रिटर्न ये भी एक नया चेंज किया गया है। अगर आप लेट फीस के साथ देते हैं 1,000, 5,000 रुपया, अच्छा 1,000 किन के लिए? 5 लाख से अंदर है उन लोगों के लिए 1,000, 5 लाख से ज्यादा है उन लोगों के लिए 5,000 रुपए। तो यहाँ पर 1 जनवरी के बाद 31 मार्च तक 3 महीने का टाइम पीरियड है, इसमें आप रिवाइज रिटर्न फिर भी कर सकते हैं, यानी 31 दिसंबर जाने के बाद भी आप रिवाइज आईटीआर फाइल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी लेट फीस आपको देनी पड़ सकती है। लास्ट आ जाते हैं क्या डिडक्शंस एग्जम्पशन आपको अलाउ होते हैं। ज्यादातर ये जो डिडक्शन एग्जम्पशन है वो आपको ओल्ड रिजिम में मिलते हैं। 80TT बी के अंदर इंटरेस्ट अगर आपको मिला है पोस्ट ऑफिस से, बैंक से, 50,000 का डिडक्शन आपको मिल जाता है, ये आपको ओल्ड रिजिम में मिलेगा, न्यू रिजिम में नहीं मिलेगा। 80D में आपको ध्यान रखिएगा, चाहे मेडिकल एक्सपेंडिचर हो, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लिया हो, 50,000 का ही बेनिफिट आपको दिया जाएगा। अच्छा, 80C के अंदर भी यहाँ पर ओल्ड रिजिम में मिलता है। पीएफ या LIC, सीनियर सिटीजन, किसी में भी अगर आप निवेश करते हैं 1.5 लाख का फायदा यहाँ पर मिल जाता है। 80CCD 1B के अंदर एनपीएस में अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं, सेल्फ कंट्रीब्यूशन करते हैं, ये भी ओल्ड रिजिम में मिलता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको 50,000 का डिडक्शन मिल जाता है। अच्छा, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है अगर आपकी पेंशन है या फिर सैलरी इनकम है, 50,000 रुपए ओल्ड में, और न्यू में यहाँ पर मिलता है 75,000 रुपए। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी का अगर लॉस है ये भी आपको ओल्ड रिजिम में मिलता है। सेट ऑफ करना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए तक का आप सेट ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, 87 है रिबेट का, ऑलरेडी हमने आपको बता दिया, 12,500 यानी 10,000 रुपया ओल्ड रिजिम में और 60,000 रुपया आपको न्यू रिजिम में मिल जाता है। अच्छा, अगर ग्रेच्युटी मिल रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लिव एनकेशमेंट मिल रहा है, कम्यूटेशन मिल रहा है, तो ज्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो है वो एग्जम्पशन मिल जाता है। कम्यूटेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 1/3 या फिर 1/2 का कैलकुलेशन होता है, उसके बेसिस पर मिलता है कि पेंशन के साथ अगर आपको ग्रेच्युटी मिल रही है तो 1/3 मिलेगा एग्जम्पशन, और पेंशन के साथ ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो 50% का एग्जम्पशन दिया जाएगा। फैमिली पेंशन में भी यहाँ पर 1/3 या फिर 15,000 ओल्ड रिजिम में और 25,000 रुपया आपको डिडक्शन मिलता है न्यू रिजिम में। तो यहाँ पर डिडक्शन एग्जम्पशन भी मिलता है, पर ज्यादातर ओल्ड रिजिम में आपको मिलता है, न्यू रिजिम में आपको बहुत ही कम डिडक्शन एग्जम्पशन दिए जाते हैं। तो ये 7 अपडेटेड है जिसके अंदर हमने आईटीआर की सारी डिटेलें बता दी है। आईटीआर फॉर्म, आपकी इनकम, कौन सा आईटीआर फॉर्म आप पे एप्लीकेबल है, क्या टैक्स रेट है, क्या टैक्स स्लैब है, सारी जानकारी आज के वीडियो में कवर करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।